हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को करेंगे सिंप्लीफाई, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर आपसे इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने चैप्टर के साथ, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को करने वाले हैं डील। तो भाई आप जानते हैं मोस्ट एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं टू परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। ओके, तो जब इतने सारे फंक्शन जो कि लाइफ को सस्टेन करते हैं वो इतने सारे बिलियंस ऑफ सेल मिलके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉडी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स मैनर में वर्क कर रही है, isn't it? तो ऐसे में क्या होता है, जो ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एक बॉडी के अंदर ताकि वो लाइफ को सस्टेन कर सके, वो डिवाइड कर दिए जाते हैं और सेवरल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो साथ में क्या हो रहा है, देखिए, जो सेम फंक्शंस हैं उसको कैरी आउट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ वर्क करते हैं। ओके, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बताया है। द टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन है, राइट? जिनका ओरिजिन सेम हो और जिनके फंक्शन सिमिलर हो, दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द टिश्यू, isn't it? और टिश्यू का बनना साथ ही साथ क्या इंश्योर करता है, द डिवीजन ऑफ लेबर। दैट मीन्स जो वर्क है इस कॉम्प्लेक्स बॉडी का, ऑब्वियसली टू सस्टेन द लाइफ, इतनी सारी बॉडी में आपको प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, तो उस वर्क को सस्टेन करने के लिए, उन सारी फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए आपको डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि उस वर्क को डिवाइड करना जरूरी है ताकि वो काम एफिशिएंटली हो सके। तो आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन सारी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए कितने टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल टिश्यूज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस के बेस पे एनिमल टिश्यू को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में किया है डिवाइड। कौन कौन सी हैं वो कैटेगरीज और कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टिश्यू हमको देखने को मिलती है इन केस ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू, जिन्हें हम कॉमनली बुलाते हैं द एपिथेलियम। और इनका फंक्शन क्या होगा, तो देखिए, ये जो टिश्यू है ये हमेशा बॉडी की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग को फॉर्म करता है। दैट मीन्स ये आपकी बॉडी और उन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी आउटर पैथोजेंस, राइट? तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन तो इनका होने वाला है प्रोटेक्शन, बिकॉज ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ओके, देन अगर हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, तो दे इवन पार्टिसिपेट इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, तो ये भी इनका एक फंक्शन है, राइट? ओके, देन वी हैव द सेकंड कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। तो एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट करके रख रहा है। दैट मीन्स ये बॉडी के वेरियस पार्ट को एक तरह से बाइंड करके रख रहा है। सो द फर्स्ट फंक्शन वुड बी बाइंडिंग, और साथ ही साथ ये बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है जिससे कि बॉडी सपोर्टेड रहती है टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज। इसका मतलब द सेकंड फंक्शन वुड बी सपोर्ट। एंड थर्ड फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी में वेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस को ये ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन को टू द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी ये इंश्योर करता है। तो थर्ड फंक्शन इनका ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन हो सकता है, राइट? अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टिश्यू पे, विच आर कॉल्ड दी मस्क्यूलर टिश्यू। तो आप सभी जानते हैं एनिमल्स होते हैं मोटाइल, दैट मीन्स वो अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो प्लेस चेंज करने के लिए उनकी बॉडी जो है वो मूव करने के लिए एबल होती है, और वो एबिलिटी को कौन इंश्योर करता है, द मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, सो इनका फंक्शन क्या होगा, दैट मीन्स दे विल हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ओके,
फिर लास्टली हम जानते हैं कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। सो उस चेंजेस को परसीव करने के लिए, उन पे एक्ट करने के लिए वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड द नर्वस टिश्यू, जो कि बॉडी में वेरियस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। ओके, सो ये तो थे 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द एनिमल टिश्यूज, और आइए अब हम एक एक करके इन सारे टिश्यूज को करते हैं डील। सो नाउ लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम कॉमनली बुलाते हैं द एपिथेलियम। सो इस पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू के जो सेल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ओके, दैट मीन्स यहां जो सेल्स हैं वो हमेशा बहुत क्लोजली अरेंज्ड होंगे, और उन सेल्स के बीच में जो नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस है जिसे हम बुलाते हैं द मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि वो हमेशा 2 सेल्स के बीच में पाया जाता है, हेंस इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम उसको। सो वो हमेशा लेस अमाउंट में होती है। दैट मीन्स किसी भी टिश्यू के पास उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो टिश्यू में एक सेल्यूलर कंपोनेंट होता है जो कि सेल्स बनाते हैं, और एक नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट होता है जो कि कहलाता है मैट्रिक्स, या इसको हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ओके, तो वो हमेशा नॉन सेल्यूलर होगा। सो किसी भी टिश्यू के 2 पार्ट्स हैं, सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर, और जो इसमें नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स वाला पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी इन वेरी लिटिल अमाउंट। ओके, दैट मीन्स सेल्यूलर कंपोनेंट ज्यादा है और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा कम मिलेगा इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को। तो जनरली आप देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का एक फ्री सरफेस होता है। तो फ्री सरफेस मतलब हमेशा इसका एक सरफेस या तो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होगा, अगर ये इंटरनली देख रहा है या इंटरनल साइड पे प्रेजेंट है बॉडी के, तो ये हमेशा किसी बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा। तो दैट मीन्स एक फ्री सरफेस आइदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा या फिर किसी बॉडी फ्लूइड को। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट आपको फीचर देखने को मिलता है इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो कि है इनकी जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सेल्स जो हैं दे आर रेस्टिंग अपॉन अ नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन। तो ये एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं विच वी कॉल एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है हमेशा एपिथेलियल टिश्यू की, उनके सेल्स को स्टिक करके रखती है ताकि वो मूव नहीं कर सके। ओके, सो the lowermost layer rests on a non-cellular basement membrane is one of their important feature। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ हम देखें अगर इनकी अकरेंस को, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपकी बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को, साथ ही साथ जो वेरियस बॉडी कैविटीज हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी ओपन स्पेसेस हैं उनको लाइन करेंगे। देन इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये लाइन करते हैं। तो मतलब आप देखोगे कि वेरियस पार्ट्स में आपको ये एक कवरिंग टिश्यू की तरह देखने को मिल रहा है, एक लेयर बनाता हुआ दिख रहा है आइदर ऑन द आउटर साइड या इनर साइड पे, और साथ ही साथ ये ब्लड वेसल्स को भी लाइन करता है। सो दैट मीन्स एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपको यूजुअली बॉडी की इनर या आउटर लाइनिंग को फॉर्म करता हुआ दिखता है। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज। तो देखिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इस टिश्यू में सेल्स जो हैं वो कितनी लेयर्स में अरेंज्ड हैं, हम एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है दैट इज ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और द सिंपल एपिथेलियम। सो एज द नेम सजेस्ट, ये सेल्स की जो लेयर होंगी दे आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। ओके, एंड दैट इज व्हाई ये सिंपल एपिथेलियम है। ओके, तो देखिए यहां पर आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, इस टाइप के टिश्यू। तो इस टाइप की टिश्यू आपको यूजुअली आपकी जो इंटरनल बॉडी कैविटीज होती हैं या डक्ट्स, जो ट्यूब्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनकी इनर लाइनिंग को ये कवर करती हुई आपको नजर आती है। सो ये कहां पाई जाएगी आपको, ये मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं। सो आपको देखने को मिलेगी ये इन दी बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स की इनर लाइनिंग में। सो दिस इज देयर लोकेशन। ओके, फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच इज दी कंपाउंड और दी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि स्ट्रैटिफाइड वर्ड मतलब क्या है,
दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स जो हैं वो लेयर्स में अरेंज हैं, बिकॉज स्ट्रैटा मीन्स लेयर्स। इसका मतलब यहाँ पर देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में। ओके, तो देखिए कैसे सेल्स की जो वेरियस लेयर्स हैं वो स्टैक्ड हैं वन ओवर द अनदर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंपाउंड और द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो ऑब्वियसली जब यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स होंगी तो ये बैरियर की तरह एक्ट करेगा, इजंट इट, और इसीलिए ये हमारी बॉडी को मोस्टली प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। तो ऐसा टाइप का टिश्यू आपको यूजुअली देखने को मिलता है इन केस ऑफ योर स्किन। ओके, और अब हम देखते हैं हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो कि सिंपल और कंपाउंड के बीच का टिश्यू है एक तरह से। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपको इन दोनों के बीच में नजर आते हैं। सो इस टिश्यू का नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, तो यूजुअली ये जो टिश्यू है ओरिजिनली आपको ये कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की तरह नजर आएगा। दैट मींस इनिशियली इनके जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, बट इन टिश्यू के जब सेल्स स्ट्रेच होते हैं तो वो आपको सिंगल लेयर की तरह अपीयर करते हैं। ओके, तो दैट मींस इनिशियली दे आर द मल्टी लेयर टिश्यू, और ये स्ट्रेच होने पे अपीयर करते हैं टू बी फ्लैटेंड जस्ट लाइक अ सिंगल लेयर। ओके, इसीलिए इनका नाम पड़ा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बिकॉज ये ऐसे अपीयर करते हैं, दैट इज हाउ दे आर ट्रांजिशनिंग बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल एपिथेलियम। और इस टाइप के टिश्यू आपको बेसिकली उन ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सो ये आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर्स में और यूरेथ्रा में। ओके, सो यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा को ये लाइन करते हुए आपको दिखेंगे। ओके, सो दिस इज देयर लोकेशन। तो ये तो थी द ब्रॉड कैटेगरी जिनमें कि हमने हमारे एपिथेलियल टिश्यू को किया है क्लासिफाई। अब हम एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज सिंपल एपिथेलियम। दैट मींस आपको पता ही है यहाँ पर सेल्स जो हैं वो अरेंज्ड होने वाले हैं इन अ सिंगल लेयर। ओके, और मैंने आपको बताया है इनके अकरेंस के बारे में, ये आपकी बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को लाइन करते हैं। अब देखिए ये सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज्ड हैं, राइट। अब इनके जो सेल्स होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं, उनका शेप वेरी कर सकता है। अब ये जो सेल्स हैं वो हो सकता है फ्लैटेंड हो जस्ट लाइक अ टाइल, ओके, या फिर ये हो सकता है क्यूब शेप्ड में हो, या फिर आपको ये इलोंगेटेड कॉलम्स की तरह अपीयर कर रहे हो। तो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स जो कि सिंगल लेयर को बना रहे हैं, वो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं टू क्लासिफाई सिंपल एपिथेलियम ऑल्सो। तो इसका मतलब यहां पर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स सिंपल एपिथेलियम फर्दर क्लासिफाई किए जाएंगे इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, तो पहली कैटेगरी जो सिंपल एपिथेलियम की है, वी कॉल इट स्क्वामस। तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, तो स्क्वामस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं, दैट मींस यहां पर जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी फ्लैटेंड। सो यहां पर आपको सेल्स अपीयर करेंगे टू बी फ्लैटेंड। तो अगर आप देख सकते हैं इस फिगर में, तो यहां पर आपको ये नजर आ रही है द बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको याद है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको सेल्स जो हैं वो रेस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको अगर ये जो पर्पल सेल्स नजर आ रहे हैं वो आपको कैसे फ्लैट नजर आ रहे हैं। सो एंड दे आर इन द सिंगल लेयर, तो इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, तो ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट शेप जो हो सकता है ऑफ द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वो हो सकते हैं क्यूब, ओके, या क्यूब लाइक। तो इसका मतलब आप देखेंगे यहां पर जो आपको एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स नजर आ रहे हैं, दे आर क्यूब इन देयर अपीयरेंस। ओके, तो ये क्यूब लाइक या क्यूबॉइडल कहलाते हैं। सो इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को हम बुलाते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, बिकॉज यहां पर सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड लास्टली वी हैव द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए यहां पर कैसे आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स है वो ऐसे लंबे लंबे कॉलम्स की तरह नजर आ रहे हैं। ओके, सो दे आर कॉलम्ड लाइक और सिंपली इलोंगेटेड सेल्स। ओके, तो इसीलिए इसको हम बुलाते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बिकॉज सिंपल वर्ड क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल अरेंज्ड है और उनके शेप कौन सा है उसके बेस पे हम उसको स्क्वामस, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार नेम असाइन करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज द स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, तो स्क्वामस एपिथेलियम जैसे कि आपको नाम बताया गया था, ये फ्लैट सेल्स होंगे जस्ट लाइक टाइल, जिनकी कोई बाउंड्रीज जो हैं वो
फिक्स नहीं होती हैं, दैट मींस दे हैव इररेगुलर बाउंड्रीज, राइट। तो उनकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है, इररेगुलरली शेप्ड आपको उनको देखने को मिलेंगी, राइट। एंड अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, तो ये आपको हमेशा ब्लड वेसल जैसे कि कैपिलरीज की लाइनिंग बनाते हुए या उनकी वॉल बनाती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ आपके जो लंग के एयर सैक्स है जिन्हें हम बुलाते हैं लंग्स एल्वियोलाई, उसको ये फॉर्म करती हुई नजर आती है। सो सिंस ये सिंगल लेयर से बनी हुई है, वो भी फ्लैटेंड सेल से, तो इजीली यहां से सब्सटेंसेस डिफ्यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस ये एक्ट करते हैं एज अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो देखिए मैं अगर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, आपने अगर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को पढ़ा हुआ है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर्स में, तो आप अपनी लोअर क्लासेस से सिर्फ रिकॉल कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए यहां पर ये मैंने लंग एल्वियोलाई ड्रॉ किया है, जिसके जिसको सराउंड कर रही होती है द कैपिलरीज। तो ये सपोज कैपिलरी है। तो देखिए यहां पर जो लंग एल्वियोलाई है वो भी सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से मिलकर बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सो ये भी आपके सिंपल एपिथेलियम है। एंड साथ ही साथ ये जो आपको नजर आ रही है द वॉल ऑफ द कैपिलरी, वो भी सिंगल लेयर की तरह ऐसे सेल से अरेंज्ड है। सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो कि सिंगल लेयर में अरेंज्ड है, वो देखिए आपको नजर आ रहा है इन केस ऑफ द कैपिलरीज एज वेल एज इन द लंग्स एल्वियोलाई। तो दे आर फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बाउंड्री की जो थिकनेस है वो इतनी लेस है, दैट मींस इजीली यहां से एयर जो है वो डिफ्यूज कर सकती है इनसाइड द लंग्स। तो देखिए यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है इन दिस कैपिलरी। सो दिस इज द कैपिलरी, और ये है दी लंग्स एल्वियोलाई या सिंगल एल्वियोलस, राइट। तो एयर जो है मान लीजिए ऑक्सीजन रिच एयर इज डेफिनेटली कमिंग इन, और वो डिफ्यूज कर जाएगी इनटू दिस कैपिलरी जो कि ब्लड ऑब्वियसली कैरी कर रही है, एंड साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां से इसको डिफ्यूज आउट कर सकती है ताकि वो एक्सपेल आउट कर सके। ओके, दैट मीन्स यहां पर ये जो सिंगल लेयर बन रही है ना द बाउंड्री, इट इज फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन, इसीलिए ये फॉर्म कर रही है द डिफ्यूजन बाउंड्री। आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सिंपल एपिथेलियम, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो एज द नेम सजेस्ट, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स आपको क्यूब लाइक अपीयर करते हुए नजर आते हैं, isn't it? अगर बात करते हैं इनकी लोकेशन की, तो ये आपको डक्ट्स की इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हुए नजर आते हैं ऑफ द वेरियस ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में भी जैसे कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है उसमें आपको नजर आएंगे द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दिस इज हाउ आई एम ड्रॉइंग योर सलाइवरी ग्लैंड, और इसकी ये जो डक्ट है, दिस डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज गोइंग टू हैव द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट ग्लैंड की विच इज स्वेट ग्लैंड, तो आपकी जो स्किन होती है, स्किन की अगर आप सेक्शन देखेंगे वर्टिकल सेक्शन, तो आप पाएंगे वहां पर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उन स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट में भी आपको नजर आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और साथ ही साथ किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो यूनिट्स होती हैं किडनी की, उन सेल्स में उनका जो ट्यूब्यूलर वाला पार्ट है उसको लाइन करते हुए नजर आते हैं दीज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो दे आल्सो लाइन द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो अगर मैं नेफ्रॉन को यहां पर रफली ड्रॉ करूं तो आपको कुछ ऐसा सा नजर आता है द स्ट्रक्चर। सो आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ओके, लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। ओके, तो दिस इज अ रफ फिगर ऑफ योर किडनी ट्यूब्यूल विच इज द नेफ्रॉन। ओके, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे ये वाइड आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि बहुत क्लोज है इस कप लाइक स्ट्रक्चर के, विच इज कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल। तो ये बोमेन्स कैप्सूल है, और इसके क्लोजेस्ट आपको ये जो ट्यूब नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है इट इज वेरी नियर टू दिस बोमेन्स कैप्सूल। ओके, और कॉन्वोल्यूटेड वर्ड इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड। मैंने इसको इतना कॉइल्ड यहाँ नहीं नजर आया है मेरे फिगर में, बट आप इसको समझ सकते हैं दैट इट इज हाईली कॉइल्ड, और ये ट्यूबुलर पोर्शन है। साथ ही साथ एक ट्यूबुलर पोर्शन आपको हाईली कॉइल्ड यहां नजर आता है, विच इज कॉल्ड द डीसीटी। Why? Because इसका फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दैट मींस ये वाला जो ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है, इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस बोमेन्स कैप्सूल। तो ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, isn't it? और इन दोनों ही रीजन में आपको जो सेल्स लाइन करते हुए नजर आएंगे, दे आर गोइंग टू बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड दिस इज द हेनलेज लूप। ओके, सो दिस इज हेनलेज लूप।
ओके, सो आपको लाइन करते हुए नजर आ रहे हैं द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन आल्सो, ठीक है। और एक और खासियत अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पीसीटी वाला रीजन है ना, तो जो पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे उनके फ्री सरफेस पर आपको कुछ टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन नजर आते हैं। तो देखिए यहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैंने सपोज ड्रॉ किया, दिस वाज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसपे की सेल्स लाई कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और इनके फ्री सरफेस पे देखिए आपको छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशन नजर आ रहे हैं। So these hair-like extension are called the microvilli. So यहाँ पर आपको PCT के जो cuboidal epithelium नजर आ रहे हैं, they are going to possess microvilli. So epithelium of the PCT, that is proximal convoluted tubule, are going to have microvilli. और अगर फंक्शन की बात करें तो क्योंकि ये किडनी के ट्यूबुलर पोर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका काम होगा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि आपको पता है पीसीटी वाले पोर्शन में अगर आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड और साथ ही साथ डीसीटी में होता है सिक्रीशन। ओके, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। सो आई होप ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सिंपल एपिथेलियम विच इज द कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहां पर आपको जो सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज होंगे वो आपको इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल्स नजर आएंगे और साथ ही साथ उनका जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी फाउंड एट द बेस। तो इसका मतलब यहां पर द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेसल रीजन, ठीक है। तो देखिए कैसे कॉलम लाइक सेल्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके फ्री सरफेस पे, तो अक्सर आपको फ्री सरफेस पे कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशन नजर आ सकते हैं विच आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई। तो देखिए यहां पर आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं, तो दे में इवन पोजेस माइक्रोविलाई, जो कि आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी नजर आए थे इन केस ऑफ द पीसीटी। ओके, अगर हम बात करें इनकी अकरेंस की, तो ये आपको स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग को कवर करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होगा, अगर ये स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो वहां पर भी सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट, ऑफ सब्सटेंसेस। तो इनका फंक्शन भी सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस ही है। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम। तो इससे पहले हमने जो दो कैटेगरीज ऑफ सिंपल एपिथेलियम पढ़े थे दैट इज क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम, उनके सेल्स जो हैं वो अक्सर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस शो करते हैं टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्म में वो मॉडिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड द सीलिएटेड एपिथेलियम, एंड एज द नेम सजेस्ट इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पे आपको फ्री एंड पर नजर आने वाले हैं सीलिया। ओके, तो यानी कि यहां पर जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों हो सकते हैं, बट इनके फ्री सरफेस पे आपको नजर आएंगे सीलिया। ओके, ठीक है। और ये यूजुअली आपको नजर आते हैं इन दोज ऑर्गन्स जो कि अंदर से होते हैं हॉलो, राइट। तो ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स में आपको नजर आने वाले हैं, जैसे कि ब्रोंकियोल्स एंड दी फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, तो ब्रोंकियोल्स आई होप आप सभी को पता होगा ना कि अगर सपोज आपका ये जा रहा है विंड पाइप, ओके, जिसे हम बुलाते हैं ट्रेकिया, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू टू ब्रांचेस विच आर कॉल्ड दी ब्रोंकाई, और ये दोनों ब्रांच जो है वो एयर को सप्लाई करने वाली हैं इनटू द टू लंग्स, राइट। तो देखिए अगर सपोज मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूं, तो सपोज दिस इज द लंग, तो आप देखेंगे यहां पर ये जो ब्रोंका है ये फर्दर डिवाइड होगा इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड दी ब्रोंकियोल्स। तो इन ब्रोंकियोल्स की इनर लाइनिंग को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशन नजर आएंगे व्हिच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट सीलिया। तो इसीलिए यहां पर प्रेजेंट होगा सीलिएटेड एपिथेलियम। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं दी fallopian tube of the female reproductive tract, so something like this you see, और यहां पर this is the ovary। तो देखिए ये इनका जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के इनर सेक्शन को हम देखेंगे तो अगेन आपको यहां पर हेयर लाइक एक्सटेंशन नजर आने वाले हैं। तो दोनों ही केस में अगर आप ब्रोंकियोल की बात करें या फिर फैलोपियन ट्यूब के इनर लाइनिंग की बात करें तो वो कुछ आपको ऐसे नजर आएगी। तो सपोज ये है द आउटर वॉल और इनर वॉल पे आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप कह सकते हो या फिर हेयर लाइक एक्सटेंशन आपको नजर आएंगे। ओके, और अगर इसको आप एनलार्ज करके देखते हैं तो यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक दिस। तो ये है द बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसपे कि इन की जो सेल्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये हैं वो सेल्स जो कि मैं यहां पर कॉलमनार ड्रॉ कर रहा हूं।
ओके, तो ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है जिनके बेस पे आपको न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, ओके, और फ्री एंड पे आपको नजर आ रहे हैं दी हेयर लाइक सीलिया. सो दीज आर दी सीलिया. ओके, so this is how a ciliated epithelium looks like. ओके, और सिंस ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो ऑब्वियसली ये मूव करेंगे ना कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो ये जब ये मूव करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में तो ये किसी भी पार्टिकल, या अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर पार्टिकल के साथ साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है. तो उस म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने में ये हेल्प करते हैं. सो देयर फंक्शन इज टू मूव द पार्टिकल्स एंड म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियल टिश्यू और द एपिथेलियम. ओके, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम, दैट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो एज द नेम सजेस्ट यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं ऑफ द क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम वो ग्लैंडुलर हो जाएंगे. दैट मींस दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टेन सिक्रीशन. तो इसका मतलब एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो नॉर्मली जैसे आपने मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय दी कॉलमनार सेल्स, तो आप देखेंगे कि जो कॉलमनार एलोंगेटेड सेल्स होते हैं वो नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके से अपेयर करते हैं, isn't it? तो कुछ सेल्स जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल को, स्पेशली इंटेस्टाइन को या लाइन करते हैं, वो आप देखेंगे कई बारी ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं और वो कुछ इस तरीके से अपेयर होते हैं. तो देखिए ये वाला जो सेल है वो अंदर की तरफ इनवैजिनेट कर गया है, सिंगल सेल, और इसका न्यूक्लियस यहां बेस पे पहुंच गया है. ओके, तो यहां पर ये जो सेल है दिस इज मॉडिफाइड टू बिकम अ ग्लैंड. ओके, तो इसका मतलब ये सिक्रीशन को प्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ ग्लैंडुलर सेल. और एलिमेंट्री कैनाल में आपको ये जो सिंगल सेल है जो कि ग्लैंड की तरह बिहेव करता है उसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलते हैं ऑफ दी गॉबलेट सेल्स. तो ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं या ग्लैंड्स की तरह मॉडिफाई हो गए हैं. तो अगर सिंगल सेल से आपको ग्लैंड का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, सिक्रीशन नजर आ रहा है, तो दैट आर दी यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, और उसका बेस्ट एग्जांपल्स आपको जो एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलते हैं दोज आर द गॉबलेट सेल्स. तो आप इसको एक गॉबलेट सेल भी कंसिडर कर सकते हैं. तो देखिए यहां पर ये सपोज आपको स्टमक और इंटेस्टाइन के सेल्स नजर आ रहे हैं जो कि टॉल कॉलमनार सेल्स हैं, और यहां पर देखिए यहां पर एक स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये जो सिक्रीशन है वो रिलीज किया जाता है इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. तो ये जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स. और सिंस ये सिंगुलर सेल ऐसा है जो कि ग्लैंडुलर हो जाता है या सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की विच इज द मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये आपको नजर आता है इन केस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवरी ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है ना, आप सभी ने देखा है. तो देखिए क्या होता है, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज दीज आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है वो इनिशियली एक सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज थे. बट व्हाट हैपेंस इज कुछ टाइम बाद ये जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ ऐसे इनवैजिनेट करने लगते हैं, और इनवैजिनेट करने के बाद वो नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं. उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो ग्लैंडुलर हो जाते हैं. दैट मींस दे आर गोइंग टू स्टार्ट परफॉर्मिंग सिक्रीशन. तो वो सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं. तो देखिए इनमें से कुछ जो सेल्स थे दे हैव बिकम मॉडिफाइड. तो ये जो रेड कलर के सेल्स हैं ये मॉडिफाइड सेल्स हैं जो कि अब सिक्रीशन कर सकते हैं, वाइल जो रिमेनिंग सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किए थे वो सिर्फ लाइनिंग बना रहे हैं इस ग्लैंड की. तो वो जो लाइनिंग है वो एक डक्ट की तरह बिहेव करती है. ओके, तो इसका मतलब यहां पर जो ओपन स्पेस यहां पर नजर आ रही है दैट इज द डक्ट, और यहां पर ये जो सेल्स अरेंज हुए हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, तो ये हर सेल जो है वो क्या करेगा, अपना सिक्रीशन यहां पर इस कैविटी में पोर करेगा. ओके, और ये कैविटी में पोर होने के बाद ये सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू बाहर रिलीज किया जाएगा, और वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ऑर्गन्स तक ये प्रोवाइड किया जाएगा. सो दिस इज हाउ आपको नजर आते हैं द मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो देखिए यहां पर मल्टी सेल्युलर कंडीशन नजर आ रही है ना, मोर देन वन सेल जो है वो मॉडिफाई हुए हैं एक साथ टू सिक्रीट अ सब्सटेंस. तो देन इसीलिए इसको हम एग्जांपल लेते हैं ऑफ द मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं. तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्लैंड्स जो कि बनती हैं फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं. तो भाई आप जानते हैं ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं कुछ ऑर्गन्स जो कि सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्गन्स को हम कहते हैं द ग्लैंड्स. और ग्लैंड्स को बेस्ड अपॉन कि वो अपना सिक्रीशन किस मेथड से पोर कर रहे हैं
उस बेस पे डिवाइड किया जाता है इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो पहली चीज तो आपको रिलेट करना आना चाहिए कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना रहे हैं ग्लैंड्स को, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम इटसेल्फ क्या है, कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस हैं, राइट। और आप जानते हैं इस टाइप के सेल्स ही फॉर्म कर रहे होंगे आपके ग्लैंड्स को, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन दो टाइप की ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है, वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द अदर वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली कहलाती हैं द डक्ट ग्लैंड्स, बिकॉज यहां पर ये जो ग्लैंड्स हैं वो अपना सिक्रीशन एक डक्ट या ट्यूब के थ्रू सिक्रीट करती हैं। सो दीज आर द डक्ट ग्लैंड्स। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं ऐसा फिगर मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था एंड मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल दिया था। सो यहां पर आप देख रहे हो कैसे ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं ये अपना सिक्रीशन इस कैविटी में पोर कर रहे हैं, और इस कैविटी से ये जो सिक्रीशन है इस डक्ट के थ्रू सिक्रीट आउट हो रहा है। ओके, तो दैट मींस ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट यानी कि ट्यूब के थ्रू सिक्रीट आउट करते हैं। ऐसी ग्लैंड्स को हम बुलाते हैं द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और किस किस टाइप के सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करते हैं? सो सिक्रीशन में आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूस कर सकते हैं सलाइवा, ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड्स का मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया हुआ है, तो सलाइवा सिक्रीट कर सकते हैं, म्यूकस, ईयर वैक्स, ओके, एंजाइम्स एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, बट दे आर गोइंग टू सिक्रीट देम थ्रू डक्ट्स, इसीलिए दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्लैंड्स की, विच आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड्स, तो यानी कि आपको डक्ट्स यहां पर नजर नहीं आती हैं। तो ऐसी जो ग्लैंड्स होंगी वो अपना सिक्रीशन जो है वो किसी ट्यूब या डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं करेंगी, वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में पोर करती हैं। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो कैसे ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, राइट। तो दे आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और इनको सराउंड कर रही हैं दीज आर दी ब्लड वेसल्स और दी ब्लड कैपिलरीज। तो देखिए ये हैं ब्लड कैपिलरीज जो कि इनको सराउंड कर रही हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सेल्स हैं वो अपना सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली पोर कर देती हैं इनटू दी ब्लड कैपिलरीज। तो याद है ना आपको ब्लड कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बताया था किस टाइप का एपिथेलियम यहां पाया जाता है। इट वाज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दैट मींस वहां पर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंगल लेयर प्रेजेंट है, फ्लैटेंड है, इसका मतलब बाउंड्री बहुत ही ऑब्वियसली पतली है ना, तो इसका मतलब यहां से जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो इजीली उस बैरियर को क्रॉस करके इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा जो कि इस ब्लड वेसल दैट इज कैपिलरी में फ्लो कर रहे हैं। ओके, और डायरेक्टली ये मिक्स हो जाता है विद द ब्लड। सो ऐसी टाइप की ग्लैंड्स कहलाती हैं द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में हैं जिनको हम अपने चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना में पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जो कि हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। सो अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ओके, और इनके जो सिक्रीशन है उनको हम कॉमनली बुलाते हैं एज हॉर्मोन्स। सो दे सिक्रीट हॉर्मोन्स जिनका डायरेक्ट रोल है हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम और जिसे हम बुलाते थे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, याद है आप सभी को। तो यहां पर आपको सेल्स अरेंज नजर आते हैं इनटू मल्टीपल लेयर्स। ओके, तो बहुत सारी लेयर्स में आपको सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। अगर फंक्शन की बात की जाए तो ऑब्वियसली जब मल्टीपल लेयर्स में सेल्स अरेंज्ड हैं तो वो एक ब्रॉडर या एक थिकर बाउंड्री बना रही है ना, एक बैरियर फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट वेरियस मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल स्ट्रेस से ये आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, अगर बात करें कि लोकेशन की, तो ये आपको स्किन के ड्राई सरफेस पे आपकी बकल कैविटी जो होती है ना, जो माउथ की इनर कैविटी है, उसकी ड्राई या मॉइस्ट सरफेस पे आपको ये कवर करती हुई नजर आएगी। आपके फेरिंग्स को कवर करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो आपकी इनर लाइनिंग होती है ऑफ सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स उनको भी ये कवर करती हुई नजर आएगी। तो दैट मींस यू विल फाइंड कि यहां पर मल्टीपल लेयर्स में आपके सेल्स अरेंज्ड हैं दैट आर गोइंग टू बी द कंपाउंड एपिथेलियम। और जस्ट द वे हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया था बेस्ड अपॉन कि उनके सेल्स का शेप कैसा है,
इसी प्रकार हम कंपाउंड एपिथेलियम को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स अरेंज्ड हैं इन मल्टीपल लेयर्स वो किस शेप में है। तो अगर जो मल्टीपल लेयर्स में सेल्स अरेंज्ड हैं, अगर वो फ्लैटेंड सेल्स हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज, तो वो कहलाएंगे द स्क्वामस। सो इसका मतलब यहां पर जो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का शेप क्यूब लाइक है तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहां पर आप कहलाएंगे इसको कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड लास्टली अगर वो जो सेल्स हैं वो लॉन्ग या एलोंगेटेड कॉलमनार शेप के हो या कॉलम शेप नजर आ रहे हैं तो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट कॉलमनार एपिथेलियम। अगेन यहां पर वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड हैं, इसीलिए इसको हम बुलाएंगे कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू दी एपिथेलियल टिश्यू इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज दी सेल जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस आखिर होते क्या हैं? तो आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो उनको कॉम्पैक्टली जोड़ के रखने के लिए आपको कुछ इंटरसेल्युलर मटेरियल देखने को मिलेगा, राइट? तो ये वो इंटरसेल्युलर मटेरियल हैं जो कि नेबरिंग सेल्स को ज्वाइन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं टुगेदर। सो दे आर कॉल्ड द सेल जंक्शंस। ओके, और सेल जंक्शंस फर्दर 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। दे आर फर्स्ट वन इज द टाइट जंक्शंस। तो टाइट जंक्शन देखिए कैसे, यहां पर आपको 2 सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो देखिए एक पर्पल बाउंड्री आपको रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेकेंड बाउंड्री आपको नजर आ रही है ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकंड सेल। तो देखिए यहां पर कैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सर्टेन पॉइंट्स पे से जिप्ड है टुगेदर, ताकि ये बिल्कुल टाइटली चैनल्ड अप हो। इसीलिए यहां पर इन जंक्शंस के थ्रू ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की लीकेज को फ्रॉम दी टिश्यू और अक्रॉस द टिश्यू। तो इसका मतलब किसी भी टिश्यू के अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस की लीकेज ना हो, उसको एंश्योर करने का काम है टाइट जंक्शंस का। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेल जंक्शन विच इज द अधेरिंग जंक्शंस। सो अधेर करने का काम का मतलब क्या होता है? तो जॉइन सर्टेन थिंग्स टुगेदर, राइट? तो अधेरिंग जंक्शन बेसिकली क्या करते हैं? 2 नेबरिंग सेल्स को सीमेंट करके रखते हैं टुगेदर। ओके, तो यानी कि अगर सपोज एपिथेलियल टिश्यू में मल्टीपल सेल्स लाइन से लगे हुए हैं तो उनको एक साथ सीमेंट करके जोड़ के रखने का काम करते हैं, क्योंकि सीमेंट का काम क्या है? बेसिकली टू अडेयर ना द ब्रिक्स टुगेदर। सिमिलर इज द केस ओवर हियर। तो अडेयरिंग का काम जो है या फिर सीमेंटिंग का काम है ऑफ द सेल्स टुगेदर वुड बी डन बाय द अडेयरिंग जंक्शंस। एंड लास्टली वी हैव द गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शन जैसा कि नाम बता रहा है, 2 नेबरिंग सेल्स के बीच में एक गैप कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है। दैट मीन देखिए ये सपोज एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, और ये दूसरे वाले नेबरिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप देखोगे कुछ प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं विच आर द प्रोटीन चैनल्स। ओके, सो ये आपको नजर आ रहे हैं सर्टेन प्रोटीन चैनल्स। ओके, सो ये प्रोटीन चैनल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट सेल की है, और साथ ही साथ आपको दूसरी वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे की बाउंड्री पे भी आपको ये प्रोटीन चैनल्स नजर आ रहे हैं। तो जब ये प्रोटीन चैनल्स एक दूसरे के अलाइन हो जाते हैं सच दैट इनकी जो कैविटी है वो एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा? यहां से कोई भी सब्सटेंस इजीली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? ये जो जंक्शंस प्रेजेंट है, द गैप जंक्शंस, ये 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं टुगेदर, ओके, थ्रू दीज प्रोटीन चैनल्स, ताकि सब्सटेंसेस का इजी या रैपिड ट्रांसपोर्ट हो सके, जैसे कि आयंस का, स्मॉल और बिग मॉलिक्यूल्स का इजी ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं दीज गैप जंक्शंस। आई होप सारे सेल जंक्शंस और उनके टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द एनिमल टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो एज द नेम सजेस्ट, ये जो टिश्यू है ये कनेक्ट करके रख रहा है बॉडी के वेरियस स्ट्रक्चर्स को टुगेदर, ओके, हेंस नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। और इसका बेसिक फंक्शन आप जानते हैं बाइंडिंग होगा, राइट? सो ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ऑफ द एनिमल। तो इसका मतलब ये एनिमल टिश्यूज में सबसे ज्यादा अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू माना जाएगा।
ओके और ये कॉम्पोजिट टिश्यू है। कॉम्पोजिट टिश्यू का मतलब यानी कि एक ऐसा टिश्यू जिसके एक से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। तो बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिलते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, सिंस ये एक टिश्यू है तो टिश्यू का एक बेसिक कंपोनेंट तो सेल तो डेफिनेटली होने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट तो सेल्स हो जाएगा, राइट। दूसरा कंपोनेंट है द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, मैंने आपको बताया था सेल्स के बीच में जो नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस फिल्ड होता है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करता है, जिसमें कि ये सेल्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू इन विच बोथ सेल्स एंड फाइबर्स आर सस्पेंडेड। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट आप पढ़ेंगे ना, फाइबर्स, वो भी साथ में ये जो सेल्स हैं दे आर टुगेदर गोइंग टू बी एम्बेडेड या फिर काइंड ऑफ सस्पेंडेड इन दिस नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स। वाइल अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं द लिविंग कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू। तो यानी कि ये वो लिविंग कंपोनेंट है जो कि यहां पर इस टिश्यू में आपको देखने को मिलेंगे, और ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर आपको नजर आएंगे, और ये मैट्रिक्स में ही एम्बेडेड होंगे, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। और थर्ड कंपोनेंट जो आपको यहां देखने को मिलता है, दे आर गोइंग टू बी फाइबर्स। तो आपको पता ही है फाइबर्स मीन समथिंग जो कि इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक होंगे। तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल्स के बीच में स्कैटर्ड नजर आते हैं। ये बंडल्स में भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी आपको नजर आ सकते हैं इन दी ग्राउंड टिश्यू। और ये आपको नहीं देखने को मिलते हैं इन 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच आर ब्लड एंड द लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ अकेले 2 ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जहां पर आपको फाइबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ड्रॉ किया है द मैट्रिक्स। तो आइए बच्चों देखिए, मैंने यहां पर ड्रॉ किया है द मैट्रिक्स। ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नॉन सेल्यूलर लेयर, जिसमें आपको सस्पेंडेड नजर आ रहे हैं सर्टेन सेल्स, ओके, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं द लिविंग कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू। तो देखिए ये वाइडली सेपरेटेड आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। ओके, सो दीज आर द सेकेंड कंपोनेंट्स विच आर सेल्स। एंड लास्टली इन सेल्स के बीच में आपको कुछ फाइबर्स नजर आ रहे हैं जो कि बंडल्स में भी आपको नजर आ सकते हैं लाइक दिस, और साथ ही साथ ये आपको हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल भी नजर आ सकते हैं। सो दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फाइबर्स। तो द थर्ड कंपोनेंट जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दीज आर गोइंग टू बी फाइबर्स। तो एक कनेक्टिव टिश्यू के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, द मैट्रिक्स जो कि यहां पर येलो रीजन से रिप्रेजेंट किया गया है, साथ ही साथ आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे, एंड थर्डली वी हैव दी फाइबर्स। सो आई होप ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू। तो यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि कैसे कनेक्टेड टिश्यू को हम फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया है द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का कैसा नेचर आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उस बेस पे हम कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। पहला जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दैट मींस ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट नजर आएगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी लेस रिजिड, राइट। तो वो सॉफ्ट सा आपको मैट्रिक्स देखने को मिलता है इन केस ऑफ दी proper connective tissue or the connective tissue proper. Then we have the next category that is called supportive connective tissue. तो यहां पर जो मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, सिंस इस टाइप के टिश्यू का काम क्या होगा, बॉडी को सपोर्ट देना, तो यहां पर आपको सॉलिड या सेमी सॉलिड या रिजिड मैट्रिक्स नजर आती है। वाइल अगर हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, यहां पर जो मैट्रिक्स होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड नजर आएगी, और उस फ्लूइड वाले मैट्रिक्स को हम बुलाते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनके फर्दर सब टाइप्स भी समझ लेते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, जिसका कि मैट्रिक्स सॉफ्ट और लेस रिजिड था, उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो उस मैट्रिक्स में बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो 2 अदर कंपोनेंट्स बचे, मैट्रिक्स को छोड़ दिया जाए तो 2 कौन से कंपोनेंट्स बचे कनेक्टिव टिश्यू के, द सेल्स एंड फाइबर्स। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो जो सेल्स और फाइबर्स हैं मैट्रिक्स में लूजली अरेंज्ड हैं, यानी कि दूर दूर अरेंज्ड हैं, सो हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू कैटेगरी कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द अदर वन विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग द फैट्स, जिसे हम बुलाते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पार्ट होते हैं ऑफ द प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर मान लीजिए वहां पर जो सेल्स और फाइबर्स हैं इस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में वो मैट्रिक्स में डेंसली अरेंज्ड है, ओके, तो उस टाइप के टिश्यू को हम बुलाते हैं द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, वन इज द टेंडन्स एंड द अदर इज द लिगामेंट्स, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की, दैट इज द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट देना। तो मैंने बताया था इनका मैट्रिक्स सॉलिड होने वाला है, रिजिड होने वाला है, या अक्सर सेमी सॉलिड भी देखने को मिलेगा। तो ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, जिनमें अगर सॉलिड मैट्रिक्स है तो दे आर गोइंग टू बी बोन्स, एंड अगर सेमी सॉलिड है देन इट इज गोइंग टू बी कार्टिलेज, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। विच टाइप, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। एंड लास्टली मैंने आपको बताया था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर मैट्रिक्स जो है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में है, जैसे हम बुलाते हैं प्लाज्मा। वहां पर आपको देखने को मिलेंगे फर्दर दो टाइप्स, विच इज द ब्लड एंड द अदर वन इज कॉल्ड द लिम्फ। तो ये तो था द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसको आप अपनी एक नोटबुक में ड्रॉ करके पहले तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनके टाइप्स को याद कीजिए, एंड फर्दर इनकी फीचर्स को आप अच्छे से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए एवरी टाइम यू रिवाइज, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर टिश्यू। तो इसकी पोजीशन को हम रिकॉल करें उस क्लासिफिकेशन में, तो याद कीजिए लूज कनेक्टिव टिश्यू वाज अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी कि एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स सॉफ्ट और लेस रिजिड नजर आता है, और उस मैट्रिक्स में सिंस सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर देखिए सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं इन दी मैट्रिक्स, फर्स्ट पॉइंट, ओके। अब ये एरियोलर टिश्यू की क्या खासियत है, तो ये टिश्यू कहां पाया जाएगा, ये टिश्यू आपको नजर आता है बीनीथ योर स्किन। तो ये बीनीथ द स्किन नजर आता है, और उस स्किन के नीचे जो एक तरह से ये सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है फॉर दैट एपिथेलियम जो कि कवर कर रही है द स्किन। तो इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। अब अगर सेल की या इस टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यहां पर सिंस कनेक्टिव टिश्यू है तो वो तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलने ही वाले हैं, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो पहले तो हम देख लेते हैं कितने टाइप के सेल्स हमको यहां देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप इन स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे पहले आपको ये जो लाइट पिंकिश कलर का ग्राउंड मैट्रिक्स नजर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये ग्राउंड टिश्यू है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द मैट्रिक्स, ठीक है, ये नॉन सेल्यूलर है, ओके। अब इसमें कुछ सेल्स आपको नजर आएंगे, तो तीन ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सेल्स यहां पर आपको एरियोलर टिश्यू में देखने को मिलेंगे। नंबर वन इज कॉल्ड द फाइब्रोब्लास्ट्स। सो एज द नेम सजेस्ट फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये वो सेल्स हैं जो कि फाइबर्स को सिक्रीट कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं इनसाइड दिस टिश्यू। सो आपको पता है ना, मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर्स दोनों फ्लोट करते हैं। सेल्स तो चलिए प्रेजेंट है, बट फाइबर्स कहां से आए, तो फाइबर्स को बनाने के लिए भी सेल्स प्रेजेंट है। इवन मैट्रिक्स को भी सिक्रीट जो है वो सर्टेन सेल्स ही करते हैं, राइट। तो फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये वो सेल्स हैं जो कि फाइबर सिक्रीट करते हैं इन दिस मैट्रिक्स, ओके। तो दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, तो ये सिक्रीट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं फाइबर्स को। तो बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट दो टाइप के फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इन सेल्स से अरेंज आपको ये फाइबर्स नजर भी आ रहे हैं, as if they are being secreted, isn't it? तो ये जो सेल्स से आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, वन इज कॉल्ड द कोलेजन फाइबर। तो दो टाइप के फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे ओवर हियर। वन इज कॉल्ड कोलेजन फाइबर, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज द व्हाइट फाइबर, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनका काम होता है किसी भी टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। और नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू आपको यहां पर या फाइबर आपको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द रेटिकुलर फाइबर, और सिंपली वी कॉल देम इलास्टिन फाइबर, ओके। तो जो इलास्टिन फाइबर्स हैं दे अपीयर येलो, हेंस वी कॉल देम येलो फाइबर्स। और नाम ही बता रहा है इलास्टिन फाइबर, यानी कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा टू द टिश्यू। तो ये दो टाइप के फाइबर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे फ्लोटिंग इन दिस मैट्रिक्स, ओके। तो दे आर बोथ सिक्रेटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट्स, ओके। नेक्स्ट टाइप का जो सेल आपको यहां देखने को मिलेगा जो कि ब्रॉडर कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड द मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज वो सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी होती है ऑफ फेगोसाइटोसिस, दैट मींस ये जो सेल्स हैं दे आर फेगोसाइटिक। तो देखिए फेगो वर्ड का मतलब होता है टू ईट एंड साइटिक मीन्स सेल, तो दैट मीन्स यहां पर इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है टू ईट, ओके। दैट मीन्स ये फॉरेन पार्टिकल्स को
ईट कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली एनगल्फ कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. सो दैट फंक्शन इज परफॉर्म बाय दी मैक्रोफेजेस. और मैक्रोफेजेस ऑब्वियसली कहा गया है बिकॉज देयर साइज इज बिगर, तो इनका साइज बड़ा आपको देखने को मिल रहा है. फेजेस मतलब they can eat the foreign particles. ठीक है, तो that is their nature. और thirdly we have the category called the mast cell. तो mast cell again ये कुछ ऐसे cells हैं जो कि हमारे immune response में help करते हैं allergic reactions में. तो mast cell produce करते हैं एक type का substance which is called the histamine. तो histamine protein ये produce करते हैं जो कि allergy के time पर secrete होते हैं. Okay, तो ये आपको basically इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. सो इनका भी रोल होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में. तो बेसिकली ये 3 टाइप के सेल्स आपको नजर आएंगे फ्लोटिंग इन दिस मैट्रिक्स. और फाइबर्स मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं. वन इज दी कोलेजन फाइबर एंड दी अदर इज दी इलास्टिन फाइबर. जिसको कोलेजन को हम वी ऑलवेज कॉल द व्हाइट फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर को वी ऑल्सो कॉल दी येलो फाइबर. एंड 2 अदर कैटेगरीज ऑफ जो सेल्स थे दैट इज मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू एरियोलर टिश्यू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द एडिपोज टिश्यू. सो एडिपोज टिश्यू बेसिकली सबसे पहले तो पाया जाता है बीनीथ अवर स्किन. ओके, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इनके सेल्स टू स्टोर द फैट्स. तो मेन फंक्शन इनका क्या होगा? टू स्टोर फैट्स. बल्कि कैसे? तो देखिए जितनी भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, आपकी बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो वो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू फैट्स. और वो फैट्स जो हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, यानी कि इस टिश्यू के स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं एज फैट ग्लोब्यूल्स. राइट, तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड ओवर हियर. तो अगर आप इस टाइप के सेल को देखेंगे तो आप देखेंगे इस टिश्यू के सेल्स में जो ज्यादातर स्पेस होती है ना दैट इज ऑक्यूपाइड बाय दिस फैट ग्लोब्यूल. तो ये फैट ग्लोब्यूल है जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इस पर्टिकुलर सेल का वो शिफ्ट हो जाता है टू द पेरिफेरी. इवन सारा साइटोप्लाज्म भी जो है वो इस कॉर्नर्स में ऐसे प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर इस टाइप के जो टिश्यू के सेल्स हैं उनमें आपको मेजर कंपोनेंट ऑक्यूपाई करते नजर आएंगे द फैट ग्लोब्यूल्स. तो देखिए यहाँ पर ये फैट ग्लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं और न्यूक्लियस देखिए एक कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच टाइप ऑफ टिश्यू? द एडिपोज टिश्यू. आई होप इट्स क्लियर. ये बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर मैट्रिक्स में आपको सेल्स और फाइबर्स कॉम्पैक्टली अरेंज नजर आएंगे. सो दैट मींस फाइब्रोब्लास्ट जो कि सेल्स हैं जो फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड द फाइबर्स आर गोइंग टू बी कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू. अगर हम बात करें फाइबर्स के ओरिएंटेशन की, तो मैट्रिक्स में ये जो फाइबर्स है ना जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं वो ओरिएंट हो सकते हैं रेगुलरली, मींस इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, या फिर उस मैट्रिक्स में ये फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज भी नजर आ सकते हैं. सो फाइबर्स का ओरिएंटेशन रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकता है, जिसके बेस पे हम इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जस्ट मींस यहां पर फाइबर्स का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड है. और दूसरा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर इरेगुलरली अरेंज फाइबर नजर आते हैं इन द मैट्रिक्स. सो अगर हम बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, सो यहां पर मेनली कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन रोज. तो जो रोज होंगी दे आर गोइंग टू बी पैरेलल रोज ऑफ फाइबर्स जो कि अरेंज्ड होंगी वन अबव द अनदर. तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो कैसे कोलेजन फाइबर्स जो हैं दे आर अरेंज्ड पैरेलली. ओके, इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है इन द केस ऑफ दिस डेंस रेगुलर टिश्यू. ओके, और ये आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द 2 टाइप्स दैट इज द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स. तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो टेंडन्स क्या है? ये बेसिकली उस टाइप का डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक बोन को मसल से कनेक्ट करता है. तो सपोज ये एक बोन है और इस बोन से अटैच्ड ये स्केलेटल मसल है. तो इस बोन को इस मसल से अटैच करने का काम जो टिश्यू करेगा, दैट मींस ये वाला टिश्यू जो कि इस बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द टेंडन. ओके, व्हाइल लिगामेंट क्या है? लिगामेंट अनदर टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहा है. तो सपोज ये 2 बोन्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट करना है, तो देयर इज गोइंग टू बी अनदर टिश्यू व्हिच इज गोइंग टू कॉल्ड द लिगामेंट. सो लिगामेंट कनेक्ट्स
बोन टू बोन। तो दोनों ही क्या है, दे आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वाइल अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें दैट इज डेंस इररेगुलर टिश्यू, तो यहां पर जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं उनका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है, दैट मींस दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। ओके, और ये आपको स्किन में नजर आते हैं, सो दे आर डेंस इररेगुलर। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में इसको देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कैसे फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स जो हैं वो कोई प्रॉपर रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं है, दे आर इररेगुलरली प्लेस्ड फ्रॉम वन अनदर। सो इस टाइप के टिश्यू को हम बुलाते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आई होप डेंस कनेक्टिव टिश्यू आप सभी को अच्छे से समझ आया है। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो एज द नेम सजेस्ट ये टिश्यू जो है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। तो इसकी पहली सब टाइप को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्टिलेज, राइट। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, राइट। तो दैट मींस हम अगर कार्टिलेज की बात करें तो मैट्रिक्स आपको यहां पर सॉलिड और सेमी सॉलिड देखने को मिलेगा एंड दैट मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी प्लायबल। प्लायबल का मतलब है वो इजिली बेंड किया जा सकता है। ओके, तो अगर आप कार्टिलेज की पोजीशन को अपने यहां पर ईयर पिन्ना में देखते हैं तो यहां देखिए आप इसको इजिली बेंड कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी इट्स नेचर। और साथ ही ये कंप्रेशन को करता है रेजिस्ट, दैट मींस अगर हम इसको स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा उसको, ठीक है। सो दैट इज इट्स नेचर। और यहां इस मैट्रिक्स में ऑब्वियसली कार्टिलेज की बात हो रही है तो कार्टिलेज सेल्स देखने को मिलेंगे और कार्टिलेज सेल्स को हम बुलाते हैं द कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, तो इस मैट्रिक्स में आपको कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज सेल्स देखने को मिलेंगे। और यहां इस टिश्यू की खासियत यह है, दैट मींस कार्टिलेज की खासियत यह है दैट यू डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ओवर हियर। तो यानी कि यहां पर ब्लड वेसल्स या नर्व सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलती हैं एंड दैट इज द रीजन अगर आप अपने ईयर पन्ना को कस के खींचेंगे या फिर आप नोज टिप को कस के ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, यू डोंट फील मच पेन। तो वो पेन ज्यादा नहीं आता है, दैट इज बिकॉज यहाँ पर नर्व सप्लाई एंड इवन ब्लड सप्लाई यहाँ पर बहुत ही या फिर नहीं होती है या फिर बहुत ही कम है। ओके, सो ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज शॉक अब्जॉर्बर्स। ओके, दैट मींस ये शॉक को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये देते हैं कुशनिंग इफेक्ट। ओके, एंड दैट इज द रीजन ये आपको वर्टिब्रल कॉलम में जो दो एडजेसेंट बोन्स होती हैं उनके बीच में नजर आते हैं ताकि आपके स्पाइन को किसी कुशनिंग इफेक्ट दे सके और किसी भी शॉक से बचा सके या प्रिवेंट कर सके। ओके, सो दैट इज द नेचर। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बात की जाए ना तो वर्टिब्रेट्स के केस में जितने भी कार्टिलेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है एम्ब्रायो स्टेज में जो देखने को मिलता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द बोन्स इन द केस ऑफ अडल्ट्स। तो ज्यादातर केसेस में कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द अडल्ट स्टेज ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं एट द टिप ऑफ योर नोज, ओके, एक्सटर्नल ईयर में, इवन योर लेरिंग्स जो आपको वॉइस बॉक्स है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ट्रेकिया में ये रिंग्स के फॉर्म में आपने देखी होंगी। सपोज अगर ये ट्रेकिया जा रहा है, सो ट्रेकिया में आपने ऐसे सी शेप्ड रिंग्स देखेंगी दैट आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज और ये प्रिवेंट करती हैं दी कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया। तो ये इस विंड पाइप की वॉल्स को कोलैप्स करने से रोकने का काम करती हैं दिस कार्टिलेज। सो दे विल बी सीन एज रिंग्स ऑन द ट्रेकिया एंड आपको ये वर्टिब्रल कॉलम की दो एडजेसेंट बोन्स के बीच में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम के सेवरल बोन्स अगर सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आई एम ड्रॉइंग इट रफली ओवर हियर। सो सपोज दीज आर द बोन्स ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम। तो इन बोन्स के आपको बीच में नजर आते हैं दी कार्टिलेज। तो यहां पर मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया है इनको, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग दी कार्टिलेज। ओके, तो ये प्रिवेंट करता है एक किसी शॉक को टू रीच अप टिल द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है और साथ ही साथ यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द बोन्स ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एंड आपको इवन ये आपको देखने को मिल सकती है बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ योर लिम्स एंड द हैंड्स इन द एडल्ट्स। तो लिम्स हो चाहे हैंड्स हो, उनकी दो बोन्स के बीच में आपको ये कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। सो दैट इज वेयर दीज कार्टिलेज आर सीन इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ओके, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द बोन। ओके, सो बोन की अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सॉलिड मैट्रिक्स, राइट। और वो सॉलिड मैट्रिक्स जो है वो नॉन प्लायबल है और कैल्सिफाइड है। नॉन प्लायबल मतलब वो इजीली बेंडेबल नहीं है, मतलब आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं और वहां पर आपको कैल्शियम के सॉल्ट्स और फॉस्फेट्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। दैट मींस मैट्रिक्स होगा
कैल्सिफाइड, एंड यहाँ पर आपको कोलेजन फाइबर्स जो है वो भरपूर अमाउंट में देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी रिच इन कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर जिन्हें हम व्हाइट फाइबर्स बुलाते थे, और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू को। और ऑब्वियसली बोन को तो कितनी ज्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी, राइट, क्योंकि वही तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, इजंट इट? सो अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट सेल्स की, तो आपको देखने को मिलेंगे बोन सेल्स, और उन बोन सेल्स को हम बुलाते हैं दी ऑस्टियोसाइट्स। ओके, सो ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनाe। तो ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये कुछ स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैविटीज में, जिन्हें हम बुलाते हैं लैक्यूनाe। और आपको दो ऑस्टियोसाइट्स आपस में कनेक्टेड नजर आते हैं थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड दी कैनालिक्यूलाई। तो आइए मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं थ्रू दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं वन ऑस्टियोसाइट, ओके, जिसका ये न्यूक्लियस है, और ये एक और ऑस्टियोसाइट है लाइक दिस, जिसका ये न्यूक्लियस है, राइट। सो यहां पर दो ऑस्टियोसाइट्स और बोन सेल्स मैंने यहां ड्रॉ किए हैं, और इन दोनों के जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, देखिए वो ऐसे इलोंगेट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर। तो यहां पर देखिए दो ऑस्टियोसाइट्स आपस में कनेक्टेड हैं टुगेदर। सिमिलरली इस तरीके से आपको कुछ और ऑस्टियोसाइट जो है वो कनेक्टेड नजर आएंगे विद दी अदर ऑस्टियोसाइट्स, राइट। तो देखिए ये है ऑस्टियोसाइट और ये कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू दिस ट्यूब लाइक कैनाल्स कॉल्ड दी कैनालिक्यूलाई, और ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये प्रेजेंट हैं इन कैविटीज कॉल्ड दी लैक्यूनाe। सो यहां पर ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड दिस कैविटी। सो देखिए सारी चीजों को अब हम लेबल करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव दिस बोन सेल्स कॉल्ड दी ऑस्टियोसाइट्स। फिर आपको यहां कनेक्ट करते हुए दो बोन सेल्स को नजर आ रहे हैं, दीज कैनालिक्यूलाई। और ये जो बोन सेल्स हैं ये प्रेजेंट है इन दी स्पेसेस विच आर कॉल्ड दी लैक्यूनाe। और सिंपली अ सिंगुलर अगर हम टर्म की बात करें तो दैट इज लैक्यूना। सो इस तरीके से आपको यहां पर ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक बोन का, एक लॉन्ग बोन का सेक्शन काटते हैं, खास करके लॉन्ग बोन का, तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंज नजर आते हैं। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि सेंटर में आपको एक कैविटी नजर आ रही है विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड दी हेवर्सियन कैनाल। सो ये जो हेवर्सियन कैनाल है इसमें आपको ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स की सप्लाई, रिच सप्लाई देखने को मिलती है। इसीलिए बोन्स में आपको रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये आपको देखने को मिल रहे हैं हेवर्सियन कैनाल, जहां पर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये अरेंज नजर आने वाले हैं। सो देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो कैनाल्स टाइप के स्ट्रक्चर ज्वाइन कर रहे हैं इन स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स को। सो दीज आर गोइंग टू बी, these star like structures are representing the osteocytes present in the space is called lacunae, ओके। और ये जो लैक्यूनाe है दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय दीज कैनालिक्यूलाई। सो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, और देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जिनका सेंटर सेम होगा। तो इस तरीके से देखिए कितनी सारी रिंग्स आपको अरेंज नजर आ रही हैं। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर, ये रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑस्टियोसाइट्स अलॉन्ग विद दिस हेवर्सियन कैनाल forms the Heversian canal system in the long bones, right? So this is all about the structure of the bone. आइए अब हम देखते हैं the various functions जो bone perform करती है inside the body of animals. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं the various functions of bone, जिसमें सबसे पहला फंक्शन इसकी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टिश्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सपोर्ट। सिंस ये एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली ये आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट डेलिकेट पार्ट्स जैसे कि टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इज गोइंग टू बी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। नंबर 2 इज, देखिए आपकी बॉडी का ये वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। देखिए आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं इन योर लेग्स, वो पूरी बॉडी के वेट को बेयर करती हैं। तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी bearing the entire weight of your body. तो इसका मतलब they are acting as weight bearing structures of your body. तो long bones of legs जो हैं they serve as weight bearing functions, right? और अगर हम बात करें थर्ड फंक्शन की, तो देखिए जो बोन्स होती हैं वो आपकी बॉडी की स्केलेटल मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो कि आपकी कंट्रोल में हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस। तो इसका मतलब दे विल इंटरैक्ट विद द स्केलेटल मसल्स ऑफ योर बॉडी और they will bring about or they will cause movements,
ठीक है। एंड लास्टली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी बोन मैरो में आपको देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज इरेथ्रोपोएसिस। तो यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो ऑफ some bones. So these were all the functions जो कि bone perform करते हैं inside the body of the animals. तो आइए बच्चों begin करते हैं with the third broad category of the connective tissue, that is the fluid connective tissue. तो as the name suggests यहाँ पर जो matrix है that is going to be fluid, right? तो यहाँ पर matrix fluid होता है जिसे हम बुलाते हैं plasma, और इस fluid plasma या matrix में float कर रहे होते हैं the cells which are called the blood cells or the corpuscles. Okay, so यहाँ पर corpuscles जो हैं the blood corpuscles or the blood cells float कर रहे होते हैं. And remember connective tissue का जो third component था that was fibers, वो यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगा. तो fibers are absent in blood. ठीक है। सो यहाँ पर कितने टाइप के सेल्स आपको फ्लोट करते हुए नजर आते हैं इन दैट फ्लूइड मैट्रिक्स? तो 3 टाइप के सेल्स आपको नजर आएंगे. नंबर 1 इज कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स, और इनको एक और नाम से हम बुलाते हैं एज द इरेथ्रोसाइट्स. तो द नेक्स्ट नेम और द अनदर नेम इज द इरेथ्रोसाइट्स. सो इरेथ्रो वर्ड का मतलब ही होता है रेड और साइट्स मीन सेल्स. ओके, तो दे आर रेड ब्लड सेल्स, और इनका फंक्शन क्या होगा? दे विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को बॉडी में कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि इनकी ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, विच इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन. तो इनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो हम वहां डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे सारे टिश्यूज का. तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं, विच आर द WBCs और द व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स. सो ल्यूको मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर व्हाइट है, एंड यहाँ पर सेल्स जो प्रेजेंट है दे आर गोइंग टू बी व्हाइट ब्लड सेल्स. और इनका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सो दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस. एंड थर्डली वी हैव द ब्लड प्लेटलेट, जिन्हें हम बुलाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. तो अदर कैटेगरी जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. और ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन दी ब्लड प्लाज्मा, ये हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो सके इनसाइड द बॉडी. सो ये 3 आपको सेल्स देखने को मिलते हैं इन दी प्लाज्मा, जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं ओवर देयर. सो यहाँ ये जो 3 सेल्स हैं ये मेजर कंपोनेंट बना रहे हैं, और देखिए यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है कि ब्लड वेसल्स में ये सेल्स जो हैं कैसे फ्लोट कर रहे हैं. तो दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. इनकी कॉम्पोजिशन एंड फर्दर स्टडी को हम लेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में. ठीक है, और बेसिकली ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड हार्मोन्स को, साथ ही साथ वाटर को एंड अदर सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी. तो बेसिकली ये एक सर्कुलेटिंग मीडियम है जो कि बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और जितनी भी वाइटल सब्सटेंसेस हैं उनको वेरियस बॉडी टिश्यूज तक पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ वहां से वेस्ट कलेक्ट करके ला रहा है. सो ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, विच इज द ब्लड. ओके, तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज लिम्फ. तो लिम्फ बेसिकली क्या है? एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है, यानी कि एक पेल येलो कलर्ड फ्लूइड जो कि सिमिलर होता है टू द ब्लड प्लाज्मा इन कॉम्पोजिशन, बट उसमें 2 चीज नहीं पाई जाती जो ब्लड प्लाज्मा में मिलती हैं. कौन कौन सी हैं वो 2 चीजें? तो याद है आपको, ब्लड प्लाज्मा में ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते थे, वो फ्लोट करते हुए मिलते थे. उनमें से एक ब्लड सेल होता था द रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स आपको प्लाज्मा में देखने को नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई वो स्ट्रॉ कलर्ड या फिर पेल येलो है, राइट? वो रेड इसीलिए नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव द रेड ब्लड सेल्स. एंड साथ ही साथ यहां पर आपको ब्लड प्रोटीन्स भी देखने को नहीं मिलेंगे. तो आखिर लिम्फ बनता कैसे है? तो बेसिकली ये ब्लड से ही बनता है. ब्लड जब किसी ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करेगा अंडर हाई प्रेशर, तो उस हाई प्रेशर के चलते वो ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कैपिलरी बनती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. तो इसका मतलब ऐसे में डिफ्यूजन होना बहुत आसान होगा ना फॉर द ब्लड. तो इसीलिए क्या होता है, ये जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के चलते फिल्टर आउट हो जाता है, और साथ ही साथ जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं बस वो फिल्टर नहीं होते हैं, वो ब्लड वेसल के अंदर यानी कि कैपिलरीज के अंदर ही रह जाते हैं, एंड बाकी का प्लाज्मा या लिक्विड कंपोनेंट जो है वो बाहर फ्लो आउट कर जाता है एंड फिल्ड अप हो जाता है इनटू ब्लाइंड एंडेड वेसल्स, जिन्हें हम बुलाते हैं द लिम्फ वेसल्स. ओके, तो
लिम्फ वेसल्स में आपको यानी कि यहां पर इस टाइप के फ्लूइड को कैरी करते हुए आपको ले जाएगा द स्पेशल टाइप ऑफ वेसल कॉल्ड द लिम्फ वेसल, ओके। और इनकी भी फर्दर ब्रांचिंग से बनती हैं द लिम्फ कैपिलरीज, ओके। और ये जो नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में, ये एक सर्टेन जगह पर मीट करते हैं एट पॉइंट्स कॉल्ड द लिम्फ नोड्स, ओके। तो ये पूरे बॉडी में कहां आकर करते हुए दिखेंगे, आपको देखेंगे, तो दे विल बी फ्लोइंग इन द लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड द लिम्फ कैपिलरीज, ओके। अगर हम बात करें इनकी कॉम्पोजिशन में एक और स्पेशल फीचर की, तो दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड दी लिम्फोसाइट्स। तो यानी कि वो स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपको लिम्फ में फ्लो करते हुए मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स का स्पेशल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो यानी कि एंटीबॉडीज जो हैं वो किस टाइप के सेल से बनती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स फ्लोइंग इन दीज लिम्फ वेसल्स, ओके। और आप देख लें अगर फंक्शन की, तो फंक्शंस में हम लिम्फ का सबसे पहला ही रेफरेंस इन लिम्फोसाइट से लेंगे, बिकॉज आपको पता है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्वेडिंग पैथोजन, यानी कि जो बॉडी में अंदर आपके पैथोजन एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। दैट मींस ये हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेंगी, राइट। सो दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग दी antibodies. और another important function of the lymph is going to be in the transportation of fat. तो जो भी फैट बॉडी अब्सॉर्ब करती है ना, आपके इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा विलाय का स्ट्रक्चर पड़ा होगा, जहां पर आपको ब्लाइंड एंडेड वेसल देखने को मिलती थी कॉल्ड दी लैक्टियल्स, जो कि एक प्रकार की लिम्फ वेसल ही होती है, राइट। तो वो फैट को अब्सॉर्ब करती थी और उसको कैरी करके ले जाती है, ट्रांसपोर्ट कराती है टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। और वो मीडियम क्या है जिसमें वो फैट्स जो हैं वो फ्लो करके जाते हैं टू द एंटायर बॉडी, दैट इज द लिम्फ इटसेल्फ। तो इट हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग एंड कैरिंग द डाइजेस्टेड फैट्स अक्रॉस द बॉडी, ओके। तो चलिए बच्चों, नाउ इट इज टाइम दैट वी डिस्कस अवर नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मतलब इट हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो मसल होती है वो कंपोज होती है ऑफ लॉन्ग सेल्स, ठीक है। तो उन लॉन्ग सेल्स जो हैं वो आपको जब लंबे नजर आएंगे तो दे विल अपीयर लाइक थ्रेड्स ना, इसीलिए इन सेल्स को हम बुलाते हैं दी मसल फाइबर्स, जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं वन ओवर दी अनदर। तो ये पैरेलल एरेज के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में आपको नजर आएंगे। तो देखिए मसल्स बनी फ्रॉम दी मसल फाइबर्स, एंड ये जो मसल फाइबर्स हैं ये इंटर्न स्मॉलर फाइब्रिल्स यानी कि और भी छोटे फाइबर से मिलकर बनते हैं, विच आर कॉल्ड दी मायोफाइब्रिल्स। सो आपको ये कॉम्पोजिशन याद रखना है। तो ये जो फाइबर्स हैं दे आर इंटर्न कंपोज्ड ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे ही इनको कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए। तो यानी कि कोई भी एक्सटर्नल चेंज हुआ उसकी वजह से दे विल गेट स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, और देन वापस से ये रिलैक्स करके रिटर्न बैक करते हैं टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ओके। तो ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है, ओके। तो दैट इज वन ऑफ देयर की फीचर। एंड मसल्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है बॉडी के सारे मूवमेंट में। तो बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनमें एक्टिव रोल प्ले करती हैं द वेरियस मसल्स ऑफ योर बॉडी। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं द वेरियस टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो भाई मस्कुलर टिश्यू जो है वो कंपोज होता है ऑफ दी थ्री टाइप्स ऑफ मसल, जो कि आपके सामने यहाँ पर दे रखी हैं। तो पहली जो मसल आपको यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल मसल। तो एज द नेम सजेस्ट ये जो मसल्स हैं ये आपके स्केलेटन यानी कि आपकी बोन से अटैच्ड होती हैं, और इन मसल्स की जो फंक्शनिंग है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इस टाइप की मसल को हम वॉलेंट्री मसल्स भी बुलाते हैं। और साथ ही साथ आपको इन मसल्स में कुछ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से वो स्ट्राइएटेड अपीयर होती हैं, मींस ये लाइंड अप अपीयर होती हैं। इसकी वजह से इन मसल्स को हम लोग स्ट्राइएटेड मसल्स भी बुलाते हैं, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मसल्स विच आर कॉल्ड दी स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स ये आपको जो मसल्स हैं ये स्मूथ अपीयर करेंगी, राइट। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कोई स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलती है, और इसीलिए ये अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहलाती हैं, और इनकी फंक्शनिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर विल, इसीलिए इनको हम बुलाते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। और साथ ही साथ ये प्रेजेंट होती हैं इन दी इंटरनल ऑर्गन्स।
जिनको हम बुलाते हैं विसरल ऑर्गन्स, तो इसीलिए इन मसल्स को हम बुलाते हैं विसरल मसल्स ऑल्सो। और इनका शेप देखा जाए तो ये आपको ना कुछ इस तरीके से स्पिंडल शेप नजर आती हैं। सो इनका शेप स्पिंडल शेप हो सकता है विच इज फ्यूजिफॉर्म। ओके, एंड लास्टली वी हैव द कार्डियक मसल। तो कार्डियक वर्ड का आना ही आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। तो यानी कि ऐसी मसल जो आपके हार्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हम हार्ट मसल भी बुलाते हैं। तो वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती हैं विच आर गोइंग टू बी ब्रांच्ड एंड कनेक्टेड एट वेरियस प्लेसेस। तो आइए एक एक करके इन सारी मसल्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टाइप की मसल को, दैट इज दी स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल एज द नेम सजेस्ट ये आपको स्केलेटन से अटैच नजर आएगी एंड इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज स्ट्राइएटेड मसल्स, और साथ ही साथ इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बुलाते हैं। स्ट्राइएटेड इसलिए बुलाते हैं बिकॉज अगर आप एक मसल फाइबर को देखेंगे तो उस पर आपको कुछ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर करते हुए नजर आते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से ये आपको ऐसे लाइंड फॉर्म में नजर आएगी। दैट मीन्स आपको इस पे स्ट्राइएशंस नजर आती हैं, जिसकी वजह से वी कॉल इट स्ट्राइएटेड मसल्स। और साथ ही साथ वॉलेंट्री इसलिए बुलाते हैं बिकॉज इनकी फंक्शनिंग डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है, दैट इज व्हाई दे आर वॉलेंट्री। अगर हम इनके मसल फाइबर की बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल सेल। तो सिंगल सेल अगर आप देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी सिलिंड्रिकल। तो आप देखिए शेप कैसा है इनका, सिलिंड्रिकल अपेयर कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये इलोंगेटेड नजर आ रहा है, क्योंकि फाइबर है ना, तो फाइबर मीन्स यहाँ पर सेल जो है वो ऑलरेडी इलोंगेटेड होगा, तो सेल यहाँ पर इलोंगेटेड है, दैट इज वाई। देन अगर आप बात करें यहाँ पर सेल की, तो ये अनब्रांच्ड भी होगा। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल सेल जो है उससे कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये सिंगल स्ट्रेट अपीयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी अनब्रांच्ड एंड साथ ही साथ दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब अगर आप एक फाइबर को देखेंगे तो आपको मोर देन वन न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं इन द सिंगल सेल। तो यहां पर ये सारी कंडीशन प्रेजेंट होती हैं इन द केस ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। ओके, और इन स्केलेटल मसल फाइबर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डेफिनेट होती है, राइट। किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइट। ये वाले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उनको हम बुलाते हैं द सार्कोलेमा। तो इसका मतलब स्केलेटल मसल का जो सेल है दैट इज कॉल्ड फाइबर, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। तो आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तब मैं आपको स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेरियस पार्ट्स का नाम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द द स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है इन द मसल। तो जब भी वर्ड सार्को रिलेटेड आए तो आपको उसको रिलेट करना है विद द मसल, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो मसल फाइबर्स हैं, तो मैंने बात की सिंगल मसल फाइबर की। अब ये सारे के सारे जो मसल फाइबर हैं, जैसे यहाँ पर 4 मसल फाइबर आपको नजर आ रहे हैं, ये साथ ही साथ ना बहुत सारे मसल फाइबर ऐसे एनक्लोज होते हैं इन अ बंडल एंड द फॉर्म ऑफ बंडल, और उस बंडल की कवरिंग होती है बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सो ये जितने भी मसल फाइबर हैं दे आर गोइंग टू बी एनक्लोज्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सो यहां पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं द कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू शीथ बेसिकली एनक्लोज करती है इन सारे मसल फाइबर्स को टुगेदर। ओके, अगर बात करते हैं इनकी प्रेजेंस की, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्केलेटल मसल इनको बुलाते ही इसलिए हैं बिकॉज दे आर फाउंड अटैच्ड टू द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। एंड ये जो मसल्स हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, वी यूज देम एज वी वांट, सो ये जल्दी टायर्ड भी हो जाती हैं एंड दैट इज व्हाई दे नीड रेस्ट आल्सो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल्स। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल विच इज दी स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स को हम कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज विसरल मसल, बिकॉज ये आपके विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स को ये फॉर्म करती हैं। ओके, राइट। एंड नेक्स्ट वी कॉल देम दी अनस्ट्राइएटेड मसल्स। दैट मीन्स यहां पर आपको कोई ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट एंड हेंस कॉल्ड अनस्ट्राइएटेड। और साथ ही साथ इन मसल्स की फंक्शनिंग क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इनवॉलंटरी मसल्स। तो आइए इन मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं, दैट मीन्स सिंगल सेल्स के बारे में, इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जो मसल फाइबर है, सिंस ये एक फाइबर है तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग थ्रेड लाइक तो होगा ना, इसलिए दे आर गोइंग टू बी elongated और लॉन्ग, साथ ही साथ ये नैरो होंगे और इनका शेप होता है स्पिंडल शेप्ड, दैट मींस दे आर फ्यूजिफॉर्म। एंड साथ ही साथ इनमें आपको एक ही न्यूक्लियस नजर आता है, दैट इज व्हाई दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। तो देखिए यहां पर इनका जो शेप है दैट इज गोइंग टू बी
स्पिंडल शेप्ड, यानी कि ऐसा शेप जिसमें कि जो एंडिंग्स हैं दे आर गोइंग टू बी टेपरिंग और नैरो, और जो सेंट्रल रीजन है दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉडर, और यहाँ आपको सिंगल न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो यानी कि यूनी न्यूक्लियर कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ दी स्मूथ मसल फाइबर। एंड यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टिंक्ट, एंड हेंस वी से द सार्कोलेमा इज गोइंग टू बी एब्सेंट। और जितने भी सेवरल मसल फाइबर्स है ना, दे आर हेल्ड टुगेदर एट दी बाय द सेल जंक्शंस एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इनटू द लूज कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो वही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बस फर्क क्या है, इन जो मसल फाइबर्स हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होने की वजह से दे विल बी फ्यूज टुगेदर, और फ्यूजिंग के लिए आपको यहाँ पर सेल जंक्शन देखने को मिले थे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, राइट। तो यहाँ पर सेल जंक्शन इनको ज्वाइन करके रखते हैं, एंड साथ ही साथ ये सारे के सारे मसल फाइबर्स भी टुगेदर बंडल्ड होते हैं इनटू अनदर कनेक्टिव टिश्यू शीथ, राइट। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दैट इज वाई इनको हम विसरल मसल भी बुलाते थे ना। तो ये इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपको ब्लड वेसल्स हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में आपको ये मसल देखने को मिलेंगी, राइट। तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, एक आर्टरी का सपोज मैंने एक सेक्शन काटा टीएस, राइट। तो आर्टरी की आपको 3 वॉल्स नजर आएंगी, राइट। सो आउटर वॉल, दिस इज द इनर वॉल, सॉरी द मिडिल वॉल एंड द इनर वॉल। सो अगर ये आर्टरी के सेक्शन है तो आप देखेंगे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो बनती है अगेन ऑफ दी, या तीनों की तीनों जो लेयर्स है ना, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑफ दिस स्मूथ मसल। आउटर वाली लेयर को हम बुलाते थे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। मिडिल वाली को हम बुलाते हैं द ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे इनर मोस्ट है दैट इज कॉल्ड दी ट्यूनिका इंटिमा और द ट्यूनिका इंटरना। सो दीज आर द 3 स्मूथ मसल्स जो कि प्रेजेंट होती हैं सराउंडिंग द वॉल्स ऑफ योर आर्टरी। तो यानी कि जो लूमेन है अंदर स्पेस जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, उसके चारों तरफ आपको जो वॉल नजर आती है आर्टरी की वो टोटली मस्कुलर है और वो 3 लेयर्स में बनी हुई है। तो जो तीनों लेयर है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, एंड दीज ऑल आर they are all composed of the smooth muscles. That is what their composition is all about. और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टमक एंड इंटेस्टाइन की, विच आर द पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में भी स्मूथ मसल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि आपकी बॉडी में फूड का जो फ्लो होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी मसल्स जो है दे आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली होते हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट ये जो एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स हैं दे आर गोइंग टू शो स्मूथ मसल्स। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल विच इज दी कार्डियक मसल। तो एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल मतलब दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द हार्ट मसल्स, राइट, क्योंकि कार्डियक वर्ड हमेशा रिलेट किया जाता है विद द हार्ट, तो इसका मतलब ये जो मसल्स हैं दे विल बी ओनली सीन इन दी हार्ट, ओके। तो अगर आप बात करें यहाँ पर इट्स मसल फाइबर्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनमें आपको स्ट्राइएशंस भी देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पर ये आपको ब्रांच नजर आएंगे। दैट मींस यहाँ पर ये जो सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी ब्रांच्ड, और जो नेबरिंग सेल्स होंगे वो आपस में फ्यूज्ड भी होंगे एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो यानी कि देखिए जो सेल जंक्शंस होते हैं दे विल फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मेक देम स्टिक टुगेदर। तो यानी कि इन मसल फाइबर्स के जो फाइबर्स हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं बाय दी सेल जंक्शंस, ओके, ताकि ये जो सेल्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में रहें। और जो कम्युनिकेशन जंक्शन बनते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द इंटरकेलेटेड डिस्क, वो सम फ्यूजन पॉइंट्स पे आपको नजर आएंगे, और उससे क्या होगा कि जो हार्ट की मसल वॉल्स होती है ना, या हार्ट की जो मसल्स होती हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो इसका मतलब अगर एक मसल पे कोई स्टिमुलस आएगा तो पूरी की पूरी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एज अ यूनिट। तो दैट इज फैसिलिटेटेड और इट इज एंश्योर्ड बाय द इंटरकेलेटेड डिस्क्स। सो इंटरकेलेटेड डिस्क आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ कार्डियक मसल। दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरकेलेटेड डिस्क से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, ओके। सो इंटरकेलेटेड डिस्क जो कि बेसिकली क्या है, द कम्युनिकेशन जंक्शन जो बताती हैं कि यहां पर 2 सेल्स आपस में क्या हुए थे, फ्यूज हुए हैं, ओके।
तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारे एनिमल टिश्यू की फोर्थ कैटेगरी को, दैट इज दी नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बेसिकली एक ऐसा टिश्यू है जो कि बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ओके और ये कंपोज होता है दो टाइप के सेल्स से, वन आर दी न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स एंड द अदर आर कॉल्ड द न्यूरोग्लिया सेल्स। तो न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट बनता है, राइट, एंड जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं ये नर्वस टिश्यू का मोर देन हाफ ऑफ दी पोर्शन फॉर्म करते हैं। दैट मींस दे मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू और इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट दीज न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। तो दे हेल्प एंड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरल और द न्यूरोग्लिया सेल्स। ओके और अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे कि न्यूरॉन के, तो आप देखेंगे कि उसकी एक सेल बॉडी होती है जिसे हम बुलाते हैं द सोमा, राइट, और इस सेल बॉडी से सेवरल ब्रांचिंग निकल रही होती हैं। तो सेवरल ये जो प्रोसेसेस निकल रही होते हैं दे आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। तो जो पहली ब्रांचिंग निकल रही है दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन और इनकी फर्दर ब्रांचिंग को हम बुलाते हैं जो कि स्मॉल स्मॉल होती हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और इनमें से एक प्रोसेस जो है वो सबसे लॉन्ग होती है, दैट इज कॉल्ड दी एक्सॉन। ओके सो एक्सॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे और एक्सॉन एंड करते हैं इनटू दी एक्सॉन टर्मिनल्स जो कि नियरली कांटेक्ट में होते हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो देखिए जैसे इस वाले न्यूरॉन का आपको डेंड्राइट कांटेक्ट में दिख रहा है इस वाले न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग से। तो देखिए ये आपस में नियरली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सो जब भी कभी न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, ओके, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जैसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ओके और वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पूरे न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रैवल करती है डाउन टू द एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इसका मतलब यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रैवल करने के बाद फाइनली दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, राइट। तो मान लीजिए यहां से एक मैसेज आ रहा है, राइट, इस एक्सॉन से एंड इट विल रीच अप टू दिस एक्सॉन टर्मिनल और ये एक्सॉन जो टर्मिनल है ये कांटेक्ट में है विद द डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन। तो देखिए यहां से ये जो मैसेज है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द डेंड्राइट और डेंड्राइट से ये मैसेज ट्रांसफर होगा इनटू द सेल बॉडी और द सोमा और फिर फर्दर ये पास करेगा टू दिस लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन और इस एक्सॉन से ये फाइनली पहुंचेगा इस एक्सॉन टर्मिनल पे जहां से ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैसेजेस का फास्ट ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू। ओके तो दिस इज हाउ नर्वस टिश्यू वर्क्स और इसकी हम डिटेल स्टडी देखने वाले हैं अपकमिंग चैप्टर्स में जहां पर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डील करेंगे और वहां पर हम इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को और डेप्थ में कवर करने वाले हैं। So I hope that's clear. So बच्चों this was all for today from the chapter structural organization in animals. I hope आज की लेक्चर में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट डील किए गए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसी चैप्टर के अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एन इंसेक्ट जो कि है कॉकरोच को डील करने वाले हैं इन डिटेल। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।